छत पर खेती करने वाला गांव। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था बेलापुर, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। उस गांव की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां की फसलें दूर दूर तक मशहूर थीं। सुबह होते ही खेतों में किसान हल चलाते और कुछ दिन बाद ही हरे भरे खेतों में सब्जियों की खुशबू फैल जाती। टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च, लौकी, हर तरह की सब्जी यहाँ खूब होती थी। इसी वजह से शहरों से व्यापारी ट्रक लेकर आते और किसानों से सब्जियां खरीद कर ले जाते। सभी गांव वाले ये देखकर खूब खुश होते थे। ऐसे ही एक रोज, अरे भाई, इस बार तो हमारी भिंडी की फसल भी खूब हुई है, अच्छी कमाई होगी हमारी। हाँ भाई, शहर वाले व्यापारी तो कल ही बोले थे कि बेलापुर की सब्जियों का कोई जवाब नहीं। हाँ, वो तो होगा ही, आखिर हम लोग इतनी मेहनत भी करते हैं और ऊपर वाले की कृपा से हमारे यहाँ के खेतों की खेती भी कितनी लाजवाब है। तभी उनकी पत्नियां उन्हें आवाज देते हुए कहती हैं, अजी खाना बनकर तैयार है, आपकी गप्पे खत्म हो गई हो तो घर आकर खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, आया सरोज। ऐसे ही एक एक कर बाकी की पत्नियां भी आवाज देने लगी। फिर सभी किसान खुशी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद अचानक जैसे एक अजीब बीमारी उन फसलों में फैल गई। एक सुबह जब मनोहर अपने खेतों में गया तो वहाँ का नजारा देख हैरान ही रह गया। अरे ये क्या हो गया, मेरी सारी भिंडी की फसल सूख गई। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा अब मेरा। हे भगवान, ये क्या, मेरे टमाटर के पौधे भी काले पड़ गए। जाने किसकी नजर लग गई हमारे खेतों को, अब क्या होगा। अब कुछ ही दिनों में पूरे गांव के खेत खराब हो गए। अब हम क्या करेंगे, खेत ही खराब हो गए तो घर कैसे चलेगा। व्यापारी भी अब नहीं आएंगे, सब्जी ही नहीं है बेचने को। अब हम खुद क्या खाएंगे और अपने परिवार को क्या ही खिलाएंगे। अब गांव के हर घर में यही चिंता थी, क्योंकि उस गांव में हर इंसान बस खेती करना ही जानता था, क्योंकि सबके पूर्वज यही काम करते थे। इसके अलावा वो और कुछ काम करते ही नहीं थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सरोज, अब क्या होगा। एक तो सारी फसल खराब हो गई है और ऊपर से कुछ समय बाद बेटी की शादी भी रख दी है। ऐसे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए जी, ऊपर वाला हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। पापा, आप परेशान मत होइए, आप मेरी शादी मंदिर में ही करवा दीजिएगा। बेकार में आपको खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कैसी बातें करती है बिटिया, तू हमारी इकलौती बिटिया है तो हम तेरी शादी ऐसे कैसे होने देंगे। ऊपर से लड़के वालों ने हमसे दहेज की मांग नहीं की, ये उनकी खूबी है, लेकिन बारातियों का स्वागत ही तो अच्छे से करने के लिए कहा है। अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारी। जहाँ मनोहर परेशान था, ऐसे ही घर के बाकी लोग भी चिंता में थे। उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी गांव में एक किसान था बंसीराम, जो कि आलू की खेती करता था। उसके यहाँ का भी यही हाल था, लेकिन उसे एक सुकून था कि कम से कम उसका बेटा शिवम शहर में रहकर नौकरी करता था, जो कुछ पैसे उन्हें हर महीने भेज दिया करता था। शिवम के साथ ही शहर में एक लड़की उसकी कंपनी में काम करती थी, जिसका नाम था नेहा। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और शिवम उससे शादी कर अपने गांव ले आया। नेहा शहर में पली बढ़ी थी और पढ़ी लिखी भी थी। गांव के लोग शहरी बहू को देखकर बातें बनाने लगे, क्योंकि अभी तक उस गांव में कोई शहरी बहू नहीं आई थी। अरे उस विमला का बेटा तो कोई शहरी बहू उठाकर ले आया। लो, फिर तो हो गया बेड़ा गड़क। एक तो वैसे ही वो उनका इकलौता लड़का है और ऊपर से वो शहर की बहू उठाकर ले आया। अब तो ना जाने क्या ही हाल होगा उनके घर का। अरे हाल क्या होगा, शहरी तितली है, पढ़ी लिखी होगी, 4 दिन में उनके बेटे को लेकर फुर्र हो जाएगी और फिर बूढ़े बुढ़िया अकेले रह जाएंगे और क्या। शहर से आई लड़की को देखकर वो सब बिना सोचे समझे बातें बनाने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिनके बारे में वो ये सब कह रहे हैं असल में वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। अब कुछ दिन तक नेहा उसी गांव में रही, लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि उनके घर के साथ साथ बाकी गांव के लोग भी उदास हैं। फिर एक रोज उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी एक बात बताइए, गांव में सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? फिर सास ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं बहू, पूरे गांव के खेत खराब हो गए हैं। अब लोगों के पास कमाने का कोई सहारा नहीं बचा। हमारे पास तो एक सहारा हमारा बेटा भी है, जो शहर में नौकरी करता है, लेकिन बाकी सब गांव वाले तो बस उस खेती पर ही निर्भर हैं। अपनी बची खुची कमाई से ही जैसे तैसे वो सब घर खर्च चला रहे। ना जाने कौन सा कीड़ा लग गया उन सबके खेतों में। जितनी बार भी उन खेतों में फसल करो वो खराब ही हो जाती है। नेहा को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब उसने सोचा कि कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे गांव वालों की मदद हो। इसके बाद अगले दिन नेहा छत पर कपड़े सुखाने गई। वहां से उसने पूरे गांव की छतें देखी। हर घर की छत बड़ी बड़ी और खाली थी।
उसी समय उसके दिमाग में एक विचार आया, कमाल है, यहाँ सबकी छतें इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। फिर वो जल्दी से नीचे आई और इस बारे में अपनी सास से बात करने लगी। माँ जी, अगर खेत खराब हो गए तो क्या हम छत पर सब्जियां नहीं उगा सकते? छत पर खेती? अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो? फिर शाम को जब बंशीराम और गांव के कुछ लोग घर आए तो नेहा ने वही बात दोहराई। बाबूजी, अगर हम छत पर मिट्टी भरकर खाद देकर सब्जियां उगाएं तो क्या पता छत पर की गई खेती अच्छी हो जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? ये तुम्हारे शहर के फ्लैट की बालकनी नहीं है जहाँ 2-4 गमले टांग कर तुम उसमें धनिया उगा लो तो खुद को बड़ा होशियार समझने लगो। फिर ये बात सुनकर नेहा चुप हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर अगले दिन नेहा ने अपने घर की छत पर जाकर मिट्टी भरी और बीज बो दिए। बहू, तुझे क्या लगता है इससे सच में कुछ होगा? माँ जी, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। अब धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। फिर एक दिन पड़ोस की कमला छत पर आई। उसने देखा कि नेहा की छत पर टमाटर, मिर्च और धनिया के पौधे लगे हैं। अरे बहू, ये क्या कमाल देख रही हूँ मैं, ये सब सच में उग रहे हैं? हाँ चाची, थोड़ी मेहनत और सही देखभाल से सब हो सकता है। देखना, अब तो हम छत पर ही खेती करेंगे। ये देखकर वो बड़ी खुश हुई। फिर धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि विमला की शहरी बहू ने तो छत पर ही खेती कर डाली। लोग अब नेहा की छत देखने आने लगे। अरे, ये तो सच में खेती हो रही है। हाँ, अगर हम भी ऐसा करें तो शायद कुछ फायदा हो जाए। अब उसकी देखम देखी कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भी अपनी छतों पर खेती करना शुरू कर दिया और नेहा से छत पर खेती करने की सीख लेने लगी। हाँ काका, रोज थोड़ा पानी दो और इनकी अच्छे से देखभाल करो। अब धीरे धीरे गांव के हर घर की छत पर हरी भरी सब्जियां उगने लगी। फिर एक दिन शहर के व्यापारी फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि खेत तो खाली है, लेकिन हर घर की छत पर सब्जियां लटक रही हैं। अरे, ये कैसी खेती है? ये हमारी नई बहू का आइडिया है। वाह, बड़ी समझदार है आपकी बहू। अब उन व्यापारियों ने उनसे खूब सारी सब्जियां खरीद ली। अब गांव वालों की फिर से कमाई होने लगी। पहले जो लोग उस शहरी बहू की बुराइयां करते थे, अब वो उसकी तारीफ करने लगे। आज अगर हमारा गांव फिर से संभला है तो उस शहरी बहू की वजह से। हमने बेकार में ही उसे कितना भला बुरा कहा। चलो, अभी नई बहू के घर चलकर उसे धन्यवाद देते हैं। बहू, पहले हमने तुम्हें बेवकूफ समझा था, लेकिन आज तुमने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मिलकर मेहनत की है काका। हाँ बहू रानी, अब हमारी छतें ही हमारा खेत बन गई हैं, हमारा रोजगार बन गई है। सभी ने नई बहू को खूब सारा धन्यवाद दिया, साथ ही उसकी खूब तारीफ भी की। और उस दिन से बेलापुर गांव सिर्फ खेतों की खेती के लिए ही नहीं, बल्कि छत वाली खेती के लिए भी मशहूर हो गया। कुछ समय बाद मनोहर काका की बेटी की शादी का दिन भी आ गया। मनोहर की छत पर खेती करके अच्छी खासी कमाई हो गई थी। उसने अच्छे से बारातियों के खाने पीने का इंतजाम किया। सभी बारातियों ने उनकी खूब तारीफ भी की। किसी ने सच ही कहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है और कभी कभी नया विचार ही सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है। पार्वती अपनी नई बहू सोनम के इंतजार में हाथों में थाली लिए खड़ी थी। अपनी बहू की आरती उतारकर पार्वती बोली, सोनम बहू, अपने दाहिने पैर से ये कलश गिराकर अंदर आ जाओ। सोनम कलश गिराकर अंदर आ गई। उस घर को देखकर सोनम बोलती है, सूरज, तुम्हारा घर तो कितना छोटा है। अरे ये क्या, आते ही अपने पति का नाम लेने लगी। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। अच्छा, तो आप बाबूजी को कैसे बुलाती थी? मैं तो इन्हें सूरज के पापा कहकर बुलाती थी। लेकिन माँ जी, मुझे तो इन्हें बंटी के पापा कहकर बुलाने में शर्म आती है। तुम भी ना एकदम बॉडम हो, तो तू इसको एजी ओजी कहकर बुला लिया कर। अच्छा जाओ, अब अपने कमरे में जाओ और नहाकर फ्रेश हो जाओ। फिर कल तुम्हें अपने हाथों से प्रसाद बनाना है, जिसके लिए हमें कुलदेवी की पूजा करने जाना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनम नहाकर तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई करने रसोई में जाती है, जहाँ वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है और फिर कुलदेवी के मंदिर जाकर उन्हें वो प्रसाद चढ़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद सोनम को अपने ससुराल के हालातों के बारे में पता चल जाता है। एक रोज, सुनिए जी, घर में सभी सब्जियां खत्म हो गई हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अगर नहीं दिए ना तो शाम को बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होगा और हमें नमक या अचार के साथ रोटी खानी पड़ेगी। मैं खाने को कहाँ से लाऊं? अभी तो मालिक ने तनख्वाह भी नहीं दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। सूरज एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था।
उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और खाने वाले पूरे 5 जन। हे राम, 50 रुपए किलो बैंगन? नहीं नहीं, इतने महंगे नहीं चाहिए। अच्छा, ये आलू कैसे दिए? आलू भी पूरे 60 रुपए किलो। सब कुछ इतना महंगा है, इतनी महंगी महंगी सब्जियां खरीदूंगी तो आटा चावल कैसे आएगा? तभी सोनम के कानों में 10 रुपए अचार की आवाज पड़ती है। 10 रुपए अचार? ऐसा करती हूँ, आज यही ले चलती हूँ, कम से कम सस्ता तो है। उस रोज वो अचार लेकर ही घर आ जाती है और उसी से सबको रोटी परोसती है। लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक भी वो वही सब उनको परोसती रहती है। अरे बहू, रोज ये अचार रोटी खाकर ऊब चुके हैं, घर में सब्जी नहीं बन सकती क्या? आप तो जानती हैं माँ जी, इनकी कमाई कितनी सी है और बाजार में सब्जियों के दाम कितने ज्यादा। भाभी ठीक कह रही है, अब जो भी बनाए खा लो। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा बिना सब्जी के ये खाना। बंटी, ओ बंटी, जरा इधर तो आना। जा पड़ोस वाली कमला को बोल इस कटोरी में जरा सब्जी दे दे। 8 साल का बंटी कटोरा उठाकर सब्जी लेने पड़ोस की कमला काकी के घर चला जाता है। हाँ बोलो बंटी, ये कटोरी लेकर क्यों आए हैं? वो दादी ने थोड़ी सब्जी मंगवाई है। कमला मन ही मन सोचती है, आज अगर इसे सब्जी दे दी तो कल ये फिर कटोरी उठाकर सब्जी मांगने चला आएगा। एक काम करती हूँ, जो कल की बासी सब्जी रखी है वही दे देती हूँ। कमला बंटी को बासी सब्जी दे देती है, जिससे अब सोनम की सास पार्वती वो खा लेती है। शाम को वो बाजार जाकर 10 रुपए की थोड़ी सी सब्जी ले आती है, लेकिन उसमें सिर्फ आधी कटोरी सब्जी बन पाती, जिसमें केवल उसकी सास के लिए हो पाती। फिर एक रोज रोज जो सब्जियां बाजार से लाना तो हो नहीं पाएगा। मेरा मायका गांव में है, वहां पर खेत होने से कितना लाभ होता है। कम से कम हम अपने खेत में या आंगन में क्यारी लगाकर उसमें सब्जियां तो उगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो इतनी भी जगह नहीं है कि हम ये कर सकें। शहरों में तो छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ सब्जियां भी नहीं उगा सकते। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद सोनम घर के कामकाज में जुट जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर शाम को छत पर से कपड़े उठाने गई, तभी अपनी लंबी चौड़ी खाली छत देखकर वो सोचने लगी, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी छत है, क्यों ना मैं इसी में सब्जियां उगाऊं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब सोनम के मन में उत्साह आने लगता है। वो उसी दिन से छत पर मिट्टी डालकर उसमें खाद डालकर सब्जियां उगाने का काम करती है और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देती। कुछ ही दिन में सब्जियां अच्छे से उगकर तैयार हो जाती हैं। ये देख सोनम बड़ी खुश होती है। माँ, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, खट्टी मीठी। बिल्कुल ठीक कहा, सच में इसका स्वाद बड़ा अच्छा है। अरे, अपनी खेती की सब्जियों की बात ही अलग है। ये तो हमारी बहू की मेहनत है जो उसने शहर में छत पर भी इतनी अच्छी सब्जियों की खेती कर ली। बहू, तू तो मुझे एक कटोरी और दे दे, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है अपने गांव की खेतों की सब्जियां खा रहे हैं। नहीं तो गांव से शहर की मंडी तक आते आते सब्जियां आधी तो वैसे ही बासी हो जाती हैं, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता, ऊपर से इतनी महंगी। अब तो हम रोज ही ताजी ताजी सब्जी खाएंगे और इसके दाम भी नहीं देने पड़ेंगे। सोनम को भी अब छत पर बने उस खेत से प्यार हो गया। अब वो खाली समय मिलते ही उसकी देखभाल में लग जाती। फिर एक रोज, तुम सच में बड़ी मेहनती हो सोनम, आज तुम्हारे कारण हमारी सब्जियों के पैसे बच जाते हैं और हमें इतनी ताजी सब्जी भी खाने को मिल जाती है। तभी वहाँ कमला भी आ जाती है। बहू, आज मेरे घर में सब्जी खत्म हो गई और बाजार अब इतनी धूप में कौन जाए। तू अभी के लिए अपने छत वाले खेत से मुझे कोई सब्जी तोड़ कर दे दे, जैसी तूने उस दिन दी थी ना मुझे बासी सब्जी। ऐसे ही बहू कोई सड़ी गली सब्जी है तो वो इस मुई कमला को लेकर आ। सत्यानाश जाए तेरा, उस रोज उल्टियां कर करके मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मुझे माफ भी कर दो पार्वती, हो गई गलती मुझसे। अच्छा कोई बात नहीं काकी, आप बैठिए, मैं आपके लिए छत से बैंगन लेकर आती हूँ। सोनम छत से बैंगन तोड़कर उसे लाकर दे देती है और वो अगले दिन फिर सोनम के घर आ जाती है। सोनम बहू, इतनी अच्छी सब्जी तो मैंने शहर में खाई ही नहीं, कितनी ताजी और स्वादिष्ट। ऐसा कर, तू मुझे आज कोई और सब्जी भी लाकर दे दे, तू चाहे तो बदले में पैसे ले ले। नहीं नहीं काकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। सोनम छत से सब्जियां तोड़कर उसको लाकर देती है, जिसके बदले कमला काकी उसे पैसे देती है। रख ले बहू, ये तेरी मेहनत के हैं, और हम बाजार से जाकर सब्जियां लाते हैं तो वहां भी तो पैसे देते हैं ना। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू ऐसी सब्जियां बाजार में बेचे ना तो तू अच्छी कमाई कर सकती है। पहली बार उन सब्जियों के दाम पाकर सोनम बड़ी खुश होती है और अब वो खुद का काम शुरू करने की सोचती है। वो अपने घर के बाहर ही ताजी सब्जियों का बोर्ड लगा देती है। अब जिसे भी वो ताजी सब्जियां चाहिए होती वो उसके घर आकर उसकी छत से सब्जियां खरीद कर ले जाते।
सोनम बहन, मुझे 2 किलो बैंगन, 2 किलो सीताफल और 1 किलो भिंडी घिया दे दो। जी अच्छी बात है, अभी बांध देती हूँ। सोनम, तेरे कारण हमें भी कम दाम में अच्छी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। ये ले तेरे 300 रुपए। अब उनकी आर्थिक स्थिति काफी सुधरने लगी, क्योंकि अब मुफ्त की सब्जियां खाने के साथ साथ उन सब्जियों से कमाई भी होने लगी। और अब घर खर्च तो सोनम की सब्जियां बेचकर ही चल पड़ता और सूरज की तनख्वाह सूखी बच जाती। और अब वो खुशी खुशी से रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।